हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई पर निरंतर बने हुए हैं। चलिए, आपको पढ़ाई पर ऐसे ही बने रहना है क्योंकि आपकी एग्जाम डेट एकदम पास भागी आ रही है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप लोगों की पढ़ाई को और ज्यादा जोर दिलाने के लिए आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ अपना मनोविज्ञान कक्षा 11 का चैप्टर। कौन सा आज अपन पढ़ने वाले हैं, तो देखिए आज अपन पढ़ेंगे अपना बुद्धि से रिलेटेड जो अपना टॉपिक इसमें दिया हुआ है, स्मृति और विस्मृति, वो आज अपन पढ़ेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स अपन पढ़ चुके हैं इसमें अभिप्रेरणा एवं संवेग, फिर चिंतन भी अपन पढ़ चुके हैं। फिर अब अपने को पढ़ना है मानव स्मृति। फ्रेंड्स, ये अपने बुद्धि से रिलेटेड टॉपिक है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि अपन पढ़ रहे हैं अपना 2019-20 का जो संस्करण फिलहाल चल रहा है स्कूलों में उसको। फ्रेंड्स, यहाँ पर अपन आरबीएसई वर्सेस एनसीईआरटी दोनों को ही सम्मिलित करते हुए पढ़ रहे हैं। एक ही वीडियो में अपन एनसीईआरटी और आरबीएसई दोनों का ही सम्मिलित कॉम्बो पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, छोड़ के बाहर के कवर को अंदर का मैटर एज इट इज़ है आरबीएसई में भी और सीबीएसई में भी। सिर्फ अंतर इतना है कि जो आरबीएसई है उसमें लास्ट में 5-5 क्वेश्चन हर टॉपिक के एंड में ऑप्शनल दे रखे हैं, वो इसमें नहीं दिए हैं। बाकी एज इट इज मैटर जो वहाँ पर है वो यहाँ पर है, सब कुछ सेम है। अगर किसी बच्चे के पास है आरबीएसई तो आप मिलाकर भी देख सकते हैं, पॉइंट्स भी एज इट इज ही दिए हुए हैं, कुछ भी अंतर नहीं है। बस बच्चों को बेवकूफ़ बनाया गया है नया एडिशन का नाम लेके, सिर्फ बाहर का कवर बदला है और कुछ भी नहीं बदला है, अंदर का मटीरियल सेम एज इट इज ही है। तो देखिए अपन देख लेते हैं अपना मानव स्मृति। इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं अपने सामने। देखिए पहले तो आपको बता देती हूँ पॉइंट्स। इसमें पहले अपन देखेंगे मानव स्मृति है क्या, फिर स्मृति के स्वरूप कितने हैं वो देखेंगे, फिर सूचना प्रक्रमण उपागम अवस्था मॉडल जो दिया गया है वो देखेंगे। उसके बाद अपन स्मृति तंत्र देखेंगे जिसमें अपने संवेदी अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक स्मृतियाँ आ जाती हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको देखेंगे। फिर आपका प्रक्रमण स्तर आ जाएगा, दीर्घकालीन स्मृति के प्रकार आ जाएंगे। फिर आपका आता है स्मृति में ज्ञान का संगठन एवं प्रतिनिधान। ये आपके रीड सिलेबस में नहीं है तो ये अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में अपने को स्मृति एक रचनात्मक प्रक्रिया के रूप में ये भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये 2 पॉइंट्स आपके नहीं है रीड सिलेबस में। फिर आपका आता है विस्मरण के स्वरूप एवं कारण। तो स्मृति और विस्मृति ये दोनों आपके पॉइंट्स हैं तो ये अपने को पढ़ने पड़ेंगे, विस्मृति के क्या क्या कारण हैं। फिर आपको स्मृति में वृद्धि कैसे की जाती है उसको देखना पड़ेगा। मुझे लगता है सभी जानना चाहेंगे कि स्मृति में वृद्धि कैसे की जाती है, तो ये अपन देखेंगे लास्ट में जो अपना चैप्टर खत्म होगा तब। लास्ट में अपन देखेंगे इसकी समीक्षा, जो सारांश है इसका पूरा चैप्टर का वो, और फिर लास्ट में अपने जो क्वेश्चन इसमें से पूछे जा रहे हैं ऑप्शनल वो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। इसमें क्या क्या है देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले बताया गया है कि स्मृति क्या होती है, कोई चीज़ आप कैसे याद रख पाते हैं, कैसे कोई चीज़ को आप भूल जाते हैं, कैसे कुछ चीज़ें तो आपके लंबे समय तक याद रहती हैं, कैसे कुछ चीज़ें सेकंडों में ही आपकी मेमोरी से गायब हो जाती हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है उसी के बारे में पूरा अपने को आज इस चैप्टर में पढ़ना है, स्मृति और विस्मृति में। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछ लूँ कि स्मृति है क्या, तो आप क्या कहेंगे स्मृति क्या है। अपने मस्तिष्क है, बुद्धि है स्मृति? नहीं फ्रेंड्स, स्मृति जो है वो मस्तिष्क भी नहीं है, वो बुद्धि भी नहीं है, वो क्या है, वो एक प्रक्रिया है। हाँ, वो क्या है, एक प्रक्रिया है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। स्मृति जो है वो एक प्रोसेस है, एक मेंटल प्रोसेस है। ये ना तो बुद्धि है ना मस्तिष्क है, ये एक प्रक्रिया है। इसको ध्यान में रखिएगा, आपका ऑप्शनल क्वेश्चन आएगा तो गलत मत करके आना। तो देखिए अब आपका काम क्या है, अब आपका काम है सिर्फ सुनना, मेरा काम है आप लोगों को बताना। तो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें सबसे पहले अपने सामने है स्मृति का स्वरूप। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्मृति क्या है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। इसमें ज्ञानेंद्रियों द्वारा अर्जित सूचनाओं को मस्तिष्क में संचित किया जाता है। जो ज्ञानेंद्रिय है ना, अपना जो सेंसरी ऑर्गन्स है, उनके द्वारा जो अपने जो भी सूचनाएं अपन प्राप्त करते हैं उनको स्टोर किया जाता है। कहाँ पर, माइंड में, ब्रेन में स्टोर किया जाता है। अब देखिए सर्वप्रथम स्मृति का क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया। सर्वप्रथम स्मृति का क्रमबद्ध अध्ययन किया था फ्रेंड्स, जर्मन का एक वैज्ञानिक था हर्मन। जर्मन का वैज्ञानिक हर्मन, जर्मन हर्मन याद रखिए। जहां पर भी स्मृति का नाम आए ना तो अपने आंख बंद कर करके हर्मन को लगा दीजिए, क्योंकि हर्मन ने ही स्मृति के ऊपर सर्वाधिक क्या किया है, अध्ययन किया है। तो सर्वाधिक क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया, जर्मन का वैज्ञानिक हर्मन एबिंगहास द्वारा 1885 में किया गया। किसके द्वारा किया गया, जर्मन वैज्ञानिक हर्मन एबिंगहास द्वारा 1885 में किया गया स्मृति का क्रमबद्ध अध्ययन। ओके, स्मृति एक सक्रिय एवं रचनात्मक प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ उत्तरोत्तर परिवर्तन होते रहते हैं। सही बात है, स्मृति क्या है, एक तो सक्रिय प्रक्रिया है, मतलब हमेशा अपनी मेमोरी है वो सक्रिय रहती है। उसके बाद में रचनात्मक भी है कि उसमें नई नई चीजें ऐड भी होती रहती है समय के साथ में। अब देखिए स्मृति से तात्पर्य क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया स्मृति क्या है, ये व्यक्ति द्वारा अर्जित सूचनाओं को मस्तिष्क में संचित करने की क्षमता से है। मतलब जो भी सूचनाएं आपके पास में है उनको आप अपने जो मेमोरी है उसमें क्या करते हैं, स्टोर करते रहते हैं। स्मृति से तात्पर्य
मेमोरी क्या है? तो फ्रेंड्स ये आपके व्यक्ति जो होता है उसके द्वारा अर्जित जितनी भी सूचना है ना उनको मस्तिष्क में स्टोर करने की जो क्षमता होती है उसको ही कहते हैं स्मृति। अब आगे देखिए स्मृति क्या है? ये एक आंतरिक शक्ति नहीं है बल्कि ये दूसरी मानसिक प्रक्रियाओं जैसी है। जैसे अपनी दूसरी मानसिक प्रतिक्रियाएं हैं ना, जैसे प्रत्यक्षीकरण हो गया, चिंतन हो गया, संवेदना हो गया आदि, जैसे ये जो दूसरी हैं ये भी क्या है? मानसिक प्रक्रियाएं हैं। इसी की तरह जो स्मृति है वो भी एक मानसिक प्रक्रिया है। ये कोई पावर नहीं है, ये क्या है? सिर्फ एक प्रोसेस है, एक मानसिक प्रक्रिया है। जैसे चिंतन, संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, ये बाकी सारी चीजें हैं, ये क्या है? एक प्रक्रिया है ना मानसिक। वैसे ही जो आपकी स्मृति है वो भी क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। ओके, ये आपने देख लिया स्मृति का स्वरूप। अब देखिए स्मृति के 3 प्रमुख तत्व या प्रक्रियाएं होती हैं। स्मृति की कितनी प्रमुख तत्व या प्रक्रियाएं होती हैं? 3 होती हैं फ्रेंड्स। कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहला होता है कूट संकेतन, इसको अपन कहते हैं इनकोडिंग। सेकंड है आपका भंडारण, जिसको अपन कहते हैं स्टोरेज। और थर्ड है आपका पुनरुद्धार यानी रिट्राइवल। अब ये क्या है? देखिए ये तीनों स्वतंत्र तो हैं लेकिन एक दूसरे से अंतर संबंधित है। कैसे हैं? तो देखिए इसी को अपन पढ़ेंगे। पहला है कूट संकेतन। ये क्या है फ्रेंड्स? ये इनकोडिंग होती है। किसी चीज को किस तरीके से क्रमबद्ध करके आपको अपने माइंड में स्टोर करके रखना है, तो उस क्रमबद्धता को जो पहली बार आपके माइंड में आई उसको स्टोर करके रखने का जो क्रम होता है ना वो कहलाता है इनकोडिंग। ये मान लीजिए कि इनकोडिंग में आप क्या करते हैं? पहली बार किसी चीज को अपने माइंड में ले जाने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन करना ही क्या कहलाता है? इनकोडिंग कहलाता है कि इस चीज को अपन इस तरीके से माइंड में स्टोर करके रखेंगे, तो वो कहलाता है आपका इनकोडिंग। अब फ्रेंड्स ये 2 तरीके से हो सकता है। कैसे? पहला तो होता है कि आप किसी चीज को प्रयासपूर्ण यानी फोर्सफुली आप किसी चीज को याद रखने की कोशिश करते हैं। दूसरा होता है कि स्वतः ही याद हो जाती है, उसमें आपको कोई जोर नहीं आता। फोर्सफुली कैसे होता है? जैसे आप प्रयासपूर्ण कोई चीज़ को याद रखना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए ये चैप्टर है आपको याद नहीं हो रहा, तो आप इनके रट्टे लगाएंगे कि हाँ स्मृति का स्वरूप एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया, स्मृति का स्वरूप संज्ञानात्मक प्रक्रिया, मतलब आप उसको रटेंगे, पूरा जोर डालेंगे कि ये किसी तरीके से आपके माइंड में रह जाए, स्टोर हो जाए। तो ये तो क्या किया? ये आपने फोर्सफुली किया, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आपने फोर्सफुली उसको आपकी स्मृति में डालने की कोशिश करी। इसके अलावा जो दूसरा जो है वो क्या है? जो स्वतः ही हो जाता है, जो आपको समझ में आ जाता है, जिसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस आपने देखा, समझा और आपको माइंड में वो स्टोर रह गया। जैसे आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उस व्यक्ति ने आपको अपना नाम बताया कि मेरा नाम ये है, तो आपके वो स्वतः ही आपकी मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाता है कि हाँ ये जो पर्सन है इसका नाम ये है। उसके लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जब भी आप सेकंड टाइम उस आदमी को देखेंगे तो उसको देखते ही आपके माइंड में उसका नाम क्लिक हो जाएगा कि ये वो है। तो इसमें आपने कोई मेहनत नहीं करी, ये स्वतः ही आपकी मेमोरी में स्टोर हो गया। तो ये क्या था? ये था स्वतः एनकोडिंग, मतलब स्वतः स्वचालित कूट संकेतन, इसको अपन कहते हैं, जो आपकी समझ पर आधारित होता है। आपने समझ लिया तो अपने आप वो अर्थ ग्रहण आपने कर लिया। ठीक है, ये आपकी कूट संकेतन के 2 टाइप हो गए। अब सेकंड आपको दिया गया है भंडारण। भंडारण क्या होता है? तो ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना कुछ समय तक धारण की जाती है। ये भी क्या होती है? स्वतः होती है। भंडारण यानी स्टोरेज। कुछ समय के लिए आपकी मेमोरी में कोई भी जो बात होती है, सूचना होती है, वो जो स्टोर होती है उसको ही अपन कहते हैं भंडारण। ये कुछ समय से लेके कई सालों तक या फिर जीवन पर्यंत भी हो सकती है भंडारण। मतलब हर एक चीज़ आपकी मेमोरी में थोड़े से समय के लिए तो रहेगी ही रहेगी, लेकिन वो आपके माइंड पर डिपेंड करेगा, आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा कि आप उस चीज़ को याद रखना चाहते हैं या फिर उसको डिलीट कर देना चाहते हैं अपनी मेमोरी से। तो अगर याद रखने लायक चीज़ होगी तो वो आपकी मेमोरी में स्टोर रहेगी, अदरवाइज वो समय के साथ क्या हो जाएगी? डिलीट हो जाएगी। ये था आपका भंडारण। फिर लास्ट आता है आपका पुनः प्राप्ति। इसमें क्या होता है कि जब भी आपको उस सूचना की आवश्यकता पड़ती है जो आपकी मेमोरी में स्टोर थी, तो उसको क्या करते हैं आप? आवश्यकता पड़ने पर दोबारा से उसको क्या कर लेते हैं? उपयोग में ले लेते हैं। तो ये है आपकी पुनः प्राप्ति, कि जब भी आपको उस सूचना की आवश्यकता पड़ी आपने उसका पुनः उपयोग में ले लिया। ये कहाँ से निकल के आई? ये आपकी मेमोरी का स्टोरेज था ना भंडारण, उसमें से निकल कर आती है, आप इसका पुनः यूज ले लेते हैं। सीधी सी बात है, आप एग्जाम में जाते हैं, वहां पर आपको क्या काम आता है? आपकी जो मेमोरी में जो स्टोरेज सूचनाएं होती है वही तो आपके एग्जाम में काम आती है। मतलब आप कूट संकेतन द्वारा सबसे पहले क्या करेंगे? आपका जो सिलेबस है उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे अपने माइंड के अंदर, फिर आप उसको पढ़ेंगे, फिर आप उसका क्या करेंगे? भंडारण करेंगे अपनी जो माइंड है उसमें, पूरा उसका भंडारण हो जाएगा आपके सिलेबस का। फिर जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तब आप इनका क्या करोगे? माइंड से इनको निकालोगे और जो आप है उनका उपयोग करोगे, तो ये आपकी पुनः प्राप्ति हो जाएगी। कूट संकेतन से आपने पूरे सिलेबस को क्या किया? एक क्रमबद्ध तरीके से अपने माइंड में डाला, उसके बाद स्टोर किया, उसको स्टोरेज में डाला उस सारे सिलेबस को, तो आपके माइंड में वो स्टोर हो गया आपका सिलेबस। उसके बाद में जब एग्जाम हॉल में गए तो वहाँ पर आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, तब आप इसका क्या करोगे? आप उसका पुनः प्राप्ति कर लोगे। सारा जो भी आपको चाहिए उसको आप अपने स्टोरेज से निकालोगे और आप अपने पेपर पर डालोगे। तो ये आपके 3 प्रोसेस हो गए कि आप अपनी स्मृति को कैसे आप चलाते हैं, कैसे आपकी स्मृति मेंटेन रहती है। ये आपकी स्मृति का स्वरूप हो गया। अब आगे देखिए कि आगे क्या दिया गया है। आगे आपको दिया गया सूचना प्रक्रमण उपागम।
इसको अपन अवस्था मॉडल भी कहते हैं। ये क्या है, ये स्मृति का एक उपागम है। ये आपको दिया किसने है पहले तो वो ध्यान में रख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये आपको 1968 में एटकिंसन एवं सिफरिन ने दिया था। किसने दिया था? 1968 में एटकिंसन एवं सिफरिन ने दिया था। इसमें मनुष्य की स्मृति एक सूचना संसाधन की तरह कार्य करती है। सूचना संसाधन की तरह कैसे? जैसे अपना कंप्यूटर कार्य नहीं करता वैसे ही अपनी स्मृति कार्य करती है। तो कंप्यूटर से इसको रिलेट किया गया कि मानव की स्मृति भी क्या है, कंप्यूटर की तरह ही है, कंप्यूटर के जैसे ही कार्य करती है। जिसमें अपने को सारा बताया गया स्मृति में सूचनाओं का प्रक्रमण कंप्यूटर की भांति होता है। जैसे व्यक्ति किसी घटना या कूट संकेतन को दीर्घकालीन स्मृति में प्रवेश कर जाती है तो उसका रिहर्सल की आवश्यकता नहीं होती और वे स्थायी तौर पर वहाँ संचित हो जाती हैं। जैसे कंप्यूटर में रैम रोम होता है कि एक तो अस्थायी स्मृति होती है और एक स्थायी स्मृति होती है। तो कुछ तो अस्थायी स्मृतियाँ होती हैं जो आप याद नहीं रखते हैं तो वो समय के साथ अपने आप क्या होती हैं, रिफ्यूज हो जाती हैं, डिलीट हो जाती हैं। कुछ होती है दीर्घकालीन स्मृति जो आपको स्वतः ही घटनाएं कुछ याद रह जाती हैं, उनको आप याद भी नहीं रखना चाहते फिर भी वो आपको याद रह जाती हैं। जब भी आपको उनकी जरूरत पड़ती है तो वो वापस से आपके रिकॉल हो जाती है। तो जैसे कंप्यूटर में होता है कि रैम रोम स्मृति होती है, कुछ तो अपने डाटा डिलीट हो जाता है, कुछ आपका बना रहता है। इसी प्रकार से जो स्मृति है उसका क्या किया गया है, जो कंप्यूटर है उसके साथ में संबंध बैठाया गया है कि मानव स्मृति भी एज इट इज कंप्यूटर के जैसी होती है, जिसमें आप सूचनाओं को डाल सकते हैं, क्रमबद्ध तरीके से रख सकते हैं, फिर उनका स्टोरेज भी कर सकते हैं और उसके बाद में आप उनका जब भी आपका मन करे तो उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपका कंप्यूटर के साथ में सह संबंध बताया गया। यही है आपका अवस्था मॉडल। आपकी जो स्मृति है उसकी अवस्था कैसी है, कंप्यूटर के जैसी है। ये आपको 1968 में एटकिंसन व सिफरिन ने सबसे पहले इस मॉडल को दिया था। एटकिंसन ने और सिफरिन ने अवस्था मॉडल के अनुसार स्मृति के 3 तंत्र बताए थे। कौन कौन से बताए थे? पहला तो था आपका संवेदी स्मृति, दूसरा था आपका अल्पकालिक स्मृति और तीसरा था आपका दीर्घकालिक स्मृति। कौन सा? पहला संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालिक स्मृतियां। पहले देख लीजिए ये स्मृति का तंत्र है जिसमें अपने संवेदी, अल्पकालिक और दीर्घकालीन स्मृतियां तीनों मिलकर आपका स्मृति का तंत्र बनाती हैं, मेमोरी सिस्टम बनाती हैं। तो इसमें क्या होता है देखिए, सबसे पहले आपके पास सूचनाएं आती हैं। सूचनाएं सबसे पहले आपकी संवेदी जो स्मृति होती है ना, जो सेंसरी मेमोरी होती है उसमें आपकी जाती हैं। ये कैसी होती है? चित्रात्मक होती हैं। कोई दृष्टि मतलब कोई चित्र वगैरह देखकर आप उसमें क्या करते हैं, उसको मेमोराइज करते हैं। फिर ये प्रतिध्वन्यात्मक होती है, इनमें ध्वनि भी सम्मिलित होती है। फिर आप इसमें अन्य संवेदनाएं भी इसके अंदर संग्रहित होती हैं। संचय क्षमता, इनकी जो संचय करने की स्टोरेज जो क्षमता होती है वो वृहद होती है, बहुत ज़्यादा होती है और इनकी अवधि क्या होती है, वो 1 सेकंड से भी कम होती है। सबसे कम जो अपनी अवधि की जो स्मृति है वो कौन सी है? वो संवेदी स्मृति है, सेंसरी मेमोरी है। जैसे मान लीजिए आपकी फोन की जो वार्तालाप होती है ना, ये उसमें सम्मिलित हो जाता है कि जो टेलीफोन की जो वार्तालाप होती हैं वो आपकी संवेदी स्मृति में जाती हैं, जो आपको 1 सेकंड से भी कम समय तक याद रहती हैं। नेक्स्ट है आपका अल्पकालिक स्मृति। ये क्या होती है फ्रेंड्स? इसकी जो संचय क्षमता होती है ना वो कम होती है थोड़ी सी, लेकिन इसकी अवधि जो होती है वो 30 सेकंड या उससे कम होती है। इससे तो ज़्यादा हो गई इसकी अवधि, लेकिन संचय क्षमता क्या होगी, थोड़ी कम हो गई। जैसे आप मार्केट जाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि आप ये सामान लेकर आना, लेकिन जब तक आप मार्केट पहुंचते हैं तो उसमें से आधी चीज़ें आपको याद रहती हैं, आधी आप भूल जाते हैं। तो वो किस में आ जाते हैं? वो अल्पकालिक स्मृति में आती हैं, जो 30 सेकंड या उससे कम समय तक आपको याद रहती हैं। लास्ट है आपका दीर्घकालीन स्मृति। दीर्घकालीन स्मृति क्या होती है फ्रेंड्स? ये स्थायी स्मृति होती है। स्थायी स्मृति कैसे? ये जीवन पर्यंत तक चल सकती हैं, ऐसी स्मृति होती हैं। इनकी संचय क्षमता जो होती है वो असीमित होती है, कितनी भी हो सकती है आपकी दीर्घकालीन स्मृति, इसके कोई अंत नहीं है। इसकी अवधि क्या है? इसकी अवधि जीवन पर्यंत है। ये 3 आपको स्मृति के प्रकार बताए गए हैं, जिसमें संवेदी स्मृति, अल्पकालिक स्मृति और दीर्घकालीन स्मृति शामिल है। देखिए अब आगे देखिए कि इनको अपन पूरा डिटेल से देख लेते हैं। संवेदी स्मृति क्या है, अल्पकालिक क्या है और दीर्घकालिक क्या है। तो संवेदी मैंने आपको बताया था सेंसरी मेमोरी, इसमें सूचनाओं को 1 सेकंड या उससे भी कम समय के लिए अपन स्टोर रख पाते हैं। इसमें आपको क्या आता है, दृष्टि उद्दीपकों की संवेदी स्मृति केवल 1/4 सेकंड तक रहती है। जो आप आंखों से देखते हैं उनकी जो स्मृति है आपके मस्तिष्क में कितने समय तक रहती है, वो 1/4 सेकंड, इतने कम समय यानी 1 सेकंड से भी कम समय तक रहती है। इसके बाद उसकी स्मृति रखना संभव नहीं है। अब देखिए मैंने आपको रजिस्टर दिखाया, ये दिखाकर मैंने झट से आपका सामने से हटा लिया, तो आप 1 सेकंड के लिए आपने उसको ब्लिंक किया और फिर बाद में वो आपकी आंखों से गायब हो गया। तो आप इसको 1 सेकंड तक तो याद रख पाएंगे कि हाँ कुछ शायद ग्रीन कलर का सा ऐसा कुछ था, लेकिन आप उसको ज्यादा समय तक याद नहीं रख पाएंगे। तो ये होती है आपकी एकदम सेंसरी मेमोरी, जो आपने सिर्फ देख कर महसूस किया कि भाई ऐसा कुछ होगा। ये आपके 1 सेकंड या उससे कम समय तक ही आपकी मेमोरी में स्टोर रहती है, उसके बाद ये खत्म हो जाती है। सेकंड है आपका अल्पकालिक स्मृति। अल्पकालिक स्मृति क्या होती है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, इसको विलियम जेम्स ने इसे सबसे पहले प्राथमिक स्मृति भी कहा है। अल्पकालिक स्मृति को किसने कहा है प्राथमिक स्मृति? तो विलियम जेम्स ने कहा है। ये क्या होती है? ये फ्रेंड्स आपकी जो मेमोरी होती है उसमें आपकी 30 सेकंड तक ये रहती है, इसके बाद में इसका भी ह्रास हो जाता है। ओके आगे देखिए, आगे है आपका दीर्घकालीन स्मृति। इसको विलियम जेम्स ने क्या कहा है? गौण स्मृति कहा है।
तो दीर्घकालीन स्मृति को विलियम जेम्स ने गौण स्मृति कहा है और ये कम से कम तो 30 सेकंड आपके रहेंगी ही और ज़्यादा से ज़्यादा ये जीवन पर्यंत तक भी आपके मस्तिष्क में रहती हैं। ओके, तो कम से कम 30 सेकंड जीवन पर्यंत अपने कभी तक भी ये रह सकती हैं। तो ये है अपनी दीर्घकालीन स्मृति, लॉन्ग टर्म मेमोरी जिसको अपन कहते हैं। अब ये आपका तीनों इन स्मृतियों का प्रकार बता दिया है। बस ये इन्हीं चीज़ों का आपको डिटेल दी गई है जो मैंने आपको बताया है कि आप कैसे किसी चीज़ को याद रख सकते हैं। एक आपका खंडियन विधि बताया है, ये अपन आगे पढ़ लेंगे जब अपनी स्मृति बढ़ेगी। उसमें 2 जगह ये एक्सप्लेन किया गया है, तो एक साथ में अपने को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक साथ पढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे आपका प्रक्रमण स्तर बताया गया है। प्रक्रमण स्तर क्या होता है? तो प्रक्रमण स्तर देखिए, सबसे पहले ये प्रतिपादित किसने किया वो देख लीजिए। तो प्रक्रमण स्तर जो है उसको अपने प्रतिपादित किया था क्रैक एवं लॉकहार्ट ने। कब किया था? 1972 में किया था। क्रैक एवं लॉकहार्ट ने 1972 में प्रक्रमण स्तर को प्रतिपादित किया था। इसमें क्या होता है? इसमें नई सूचना का प्रक्रमण इस बात से संबंधित है कि उसका किस प्रकार से प्रत्यक्षण एवं विश्लेषण किया जा रहा है, उसे किस प्रकार से समझा जा रहा है। प्रक्रमण का स्तर यह सुनिश्चित करता है कि किस सीमा तक सूचना धारित की जाए। तो प्रक्रमण का स्तर क्या होता है? ये आपको इस बात पर आपका निर्धारण करता है कि कोई जो सूचना है ना उसको लॉन्ग टर्म में रखना है या शॉर्ट टर्म में रखना है। इस चीज़ का वो डिसाइड करता है कि ये जो सूचना आपके पास आई है ये आपके काम की है या नहीं है, उसको रखना है या उसको डिलीट कर देना है। तो प्रक्रमण स्तर आपका यही सुनिश्चित करता है कि किसी सीमा तक किस सूचना को धारित किया जाए। ओके, आगे देखिए कि आगे दिया गया है कि क्रैक एवं लॉकहार्ट ने बताया कि सूचना का कई स्तरों पर विश्लेषण संभव है। मतलब कोई एक सूचना है उसको कई स्तरों पर अपन विश्लेषित कर सकते हैं, ये संभव है। जैसे एक बिल्ली शब्द यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर बिल्ली है, आरबीएससी में कुत्ता था, बस इतना ही फर्क और कुछ भी नहीं है, सेम एज इट इज है। तो यहाँ पर बिल्ली शब्द के बारे में बताया गया कि बिल्ली शब्द में कोई भी इंसान है ना इनको कितने तरीके से अपनी मेमोरी में स्टोर कर सकता है। जैसे कोई कहेगा कि बिल्ली है उसमें 3 अक्षर थे, कोई कहेगा बिल्ली में ल है वो एक आधा है एक पूरा है, कोई कहेगा बिल्ली है उसमें छोटे अक्षरों में लिखा गया, कोई कहेगा इसको हिंदी में लिखा गया, कोई कहेगा इसकी शाही का रंग काला था, कोई कुछ। मतलब अपने समझने वाले पर डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे मेमोरी में स्टोर रख सकता है। कोई इसको समझकर इसका अर्थ ग्रहण कर भी स्टोर रख सकता है। बिल्ली है, उसके शरीर पर बाल होते हैं, उसके 4 टांग एक पूंछ होती है, या फिर इसके अलावा कोई और भी तरीके से इसको स्टोर कर सकता है कि बिल्ली एक जानवर है। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसमें कोई ऐसे भी याद रख सकता है कि इसमें 2 तो पूर्ण अक्षर हैं तथा एक आधा अक्षर है। तो ये अपने सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस मेमोरी को किस तरीके से स्टोर करना चाहता है। एक शब्द से ही देखिए कितने टाइप्स बन गए हैं इसको स्टोर करने के। तो ये जो आपका माइंड है वो डिसाइड करेगा कि आपको इस चीज को, इस सूचना को किस प्रकार से कितने समय तक आपको स्टोर करना है। तो ये है आपका प्रक्रमण स्तर। जैसे देखिए कई बच्चे क्या होते हैं वो यूट्यूब देख कर पढ़ते हैं तो उनको याद होता है। कई क्या होते हैं जो अपना खुद से अर्थ ग्रहण कर पढ़ते हैं उनको तब वैसे याद होता है। कोई मौन वाचन से याद करता है, कोई बोलकर याद करता है, कोई रट कर याद करता है, कोई समझ कर याद करता है। तो ये अपने अपने तरीके हैं कि आप किसी सूचना को किस तरीके से याद रख पाते हैं और कितने समय तक आपको याद रखना है। यही आपको आभास कराता है आपका प्रक्रमण स्तर। अब आपके आता है दीर्घकालीन स्मृति के प्रकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दीर्घकालीन स्मृति, इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। ये अपन पढ़ेंगे अपना जो सेकंड इसका पार्ट बनेगा उसमें। आज के वीडियो में तो बस इतना ही पढ़ेंगे, जिसका सेकंड पार्ट बनेगा उसमें अपन पढ़ेंगे दीर्घकालीन स्मृति के प्रकार। इसके बाद में विस्मृति, उसके बाद अपन को पढ़ना है जो अपनी स्मृति में कैसे अपन वृद्धि कर सकते हैं वो। इसके बाद अपन लास्ट में इसकी समरी देख लेंगे। समरी के बाद में अपन देखेंगे इसके जो ऑप्शनल क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में तो बस मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा उसमें ये सारी चीज़ें अपन देखेंगे और अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और चैनल को दिल खोल कर शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।